जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई है। जो पृथ्वी की उत्पत्ति है 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है चिर संवत सिद्धांत। यह सिद्धांत धर्म ग्रंथ पर आधारित ठोस वैज्ञानिक आधार के अभाव में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। जो चिर संवत सिद्धांत है ये धर्म ग्रंथ पर आधारित है। ठोस वैज्ञानिक आधार के अभाव में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। आधुनिक सिद्धांत यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान, जो यूरोप है उसमें पुनर्जागरण काल के दौरान पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को प्रदर्शित किया गया है। जो यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को प्रदर्शित किया गया है। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अद्वैतवादी, दूसरा है द्वैतवादी। अद्वैतवादी इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सहित समस्त सौर तंत्र का निर्माण एक बड़े आकाशीय पिंड से हुआ है। जो अद्वैतवादी सिद्धांत है इसके अनुसार पृथ्वी सहित समस्त सौर तंत्र का निर्माण एक बड़े आकाशीय पिंड से हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। पहला है निहारिका सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस। दूसरा है गैसीय संकल्पना। तीसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। जो निहारिका सिद्धांत है इमैनुअल कांट का है। गैसीय संकल्पना लाप्लास की है। महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमंतर का है। द्वैतवादी सिद्धांत, जो द्वैतवादी सिद्धांत है इस सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी सहित हमारे सौर तंत्र का निर्माण एक ही तारे से नहीं बल्कि दो या दो से अधिक तारों के संयोग से हुआ है। जो द्वैतवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत पृथ्वी सहित हमारे सौर तंत्र का जो निर्माण है एक ही तारे से नहीं बल्कि दो या दो से अधिक तारों के सहयोग से हुआ है। इसलिए इसे द्वितारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसे द्वितारक सिद्धांत भी कहते हैं। जो द्वैतवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत ग्रहाणु सिद्धांत जो चैम्बरलिन तथा माल्टन के द्वारा दिया गया, ज्वारीय संकल्पना जीनसेन जेफरिन के द्वारा दी गई, द्वितारक संकल्पना रसेल के द्वारा दी गई, नौवा तारा संकल्पना हयाल और लिटिलटन के द्वारा दी गई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई है। उत्पत्ति काल खंड से वर्तमान युग तक पृथ्वी निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा गुजरी है। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उस कालखंड से वर्तमान युग तक जो पृथ्वी है अपनी अर्थ है वो निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरी है। पहला है शीतलीकरण, दूसरी है गैस विमुक्तिकरण, तीसरी है मैग्मा पृथक्कीकरण,
चौथी है घनीभूतीकरण, पांचवा है ठोसीकरण। जो उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी उच्च तापमान के कारण, जो पृथ्वी का उत्पत्ति कालखंड था, जिस समय पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, उसी कालखंड में पृथ्वी उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के कारण गैसीय अवस्था में भी यह तप्त गैसीय पिंड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जो गैसीय पिंड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडे होने की इस प्रक्रिया को शीतलीकरण कहा गया है। जो ठंडा होने की यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को शीतलीकरण कहा गया है। शीतलीकरण की इस प्रक्रिया से भारी पदार्थ केंद्र की ओर, जो शीतलीकरण की यह प्रक्रिया है, इसमें जो भारी पदार्थ होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, वो केंद्र की ओर, तथा जो हल्के पदार्थ सतह की ओर उत्प्लावित हुए, तथा हल्के तथा भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को मैग्मा पृथक्कीकरण कहा गया है। यानी जो हल्के तथा भारी पदार्थ के जो अलग होने की जो प्रक्रिया है, उसे मैग्मा पृथक्कीकरण कहा गया है। शीतल होती हुई पृथ्वी से विभिन्न गैसें आरंभिक गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर एकत्र होने लगी। जब पृथ्वी शीतल हुई, ठंडी हुई, तो पृथ्वी की जो विभिन्न गैसें हैं, आरंभिक गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर एकत्रित होने लगी। इन गैसों से आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। जो ये गैसें है, इनसे आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ, तथा यह प्रक्रिया गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया कहलाई। जब पृथ्वी ठंडी हुई, तो पृथ्वी में विभिन्न गैसें आरंभिक गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर एकत्रित होने लगी। इन गैसों के आरंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ, तथा यह प्रक्रिया गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया कहलाई। मैग्मा पृथक्कीकरण से सतह पर उपस्थित हल्के पदार्थ जैसे सिलिका, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस के एकत्रित होने से पृथ्वी की जो ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है, इसी प्रक्रिया को घनीभूतीकरण कहा गया है। जो मैग्मा पृथक्कीकरण से सतह पर उपस्थित जो हल्के पदार्थ जैसे सिलिका, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस के एकत्रित होने से पृथ्वी की जो ऊपरी सतह उसका निर्माण हुआ है, इस प्रक्रिया को घनीभूतीकरण कहा गया है। घनीभूतीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमारी पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई, इसे ठोसीकरण कहा गया है। घनीभूतीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो हमारी पृथ्वी है वर्तमान स्वरूप में आई, इसे ही ठोसीकरण कहा गया है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास, जो पृथ्वी है उसका विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि जो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विश्वीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है, जबकि जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। इस आधार पर पृथ्वी का केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त होगा। जो पृथ्वी का केंद्र है वह अलग अलग बिंदुओं पर प्राप्त होगा। इसीलिए पृथ्वी का जो केंद्र है 6,371 किलोमीटर पर माना गया है। जो पृथ्वी का केंद्र है, जैसे ये अर्थ है, जैसे पृथ्वी है, तो जिसका केंद्र है वो 6,371 किलोमीटर पर माना गया है। जो पृथ्वी का केंद्र है वो 6,371 किलोमीटर पर माना गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है। जो पृथ्वी है उसके जो अंदर आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरी खान, जो पृथ्वी यानी विश्व में जो पृथ्वी है उस पर स्थित सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किम्बरले में रोबिन्स खान है, जिसकी 5400 मीटर है, जो जिसकी गहराई है जो 5400 मीटर है। भारत की सबसे गहरी खान कर्नाटक में कोलार
गोल्ड माइंस है, जिसकी जो अधिकतम गहराई है 3100 मीटर है। यानी पृथ्वी पर इससे सबसे गहरी खान है और जोहान्सबर्ग के मलय में स्थित रोवेंस खान है, जिसकी जो गहराई है 5400 मीटर है। भारत में सबसे गहरी खान कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस है, जिसकी अधिकतम गहराई 3100 मीटर है। वैज्ञानिकों द्वारा रूस में कोला प्रायद्वीप में अभी तक की सबसे गहरी छेदन क्रिया अधिकतम 200 किलोमीटर तक की गई है। जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा रूस के कोला प्रायद्वीप में अभी तक सबसे गहरी छेदन प्रक्रिया 20 किलोमीटर तक की गई है। जो रूस में कोला प्रायद्वीप है उसमें पृथ्वी की सतह से गहराई तक लगभग 20 किलोमीटर तक खुदाई की गई है। इतनी कम गहराई के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उससे संबंधित स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, अननेचुरल स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्स। अप्राकृतिक स्रोत में आते हैं घनत्व, डेंसिटी, तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर। प्राकृतिक स्रोत है उल्कापात, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे। सबसे पहले बात करेंगे अप्राकृतिक स्रोत, अननेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। घनत्व, सबसे पहले घनत्व, डेंसिटी। किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात में ज्ञात किया जाता है। जो किसी भी वस्तु का घनत्व है वो द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात में ज्ञात किया जाता है। अर्थात जो पदार्थ जितना भारी तत्वों से निर्मित होगा, जो पदार्थ जितना भारी तत्वों से निर्मित होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। जो पदार्थ जितने अधिक हल्के तत्वों से निर्मित होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। घनत्व, डेंसिटी ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन। पृथ्वी का औसत घनत्व, जो पृथ्वी है अर्थ है उसका जो औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी है वो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर है। लेकिन जो पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व है 2.7 से लेकर 3 ग्राम सेंटीमीटर है। अतः हल्के पदार्थों से निर्मित है। जो पृथ्वी की जो परत है हल्के पदार्थों से निर्मित है ऊपरी परत। जो मध्यम परत का जो घनत्व है वह 4.5 से 7.5 ग्राम है। अतः यह मध्यम भारी पदार्थों से निर्मित होगी। तथा पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व 8 से लेकर 11 तथा 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर है। तो यह सबसे भारी पदार्थों से निर्मित होगी। यानी जो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग है वह सबसे अधिक भारी पदार्थों से मिलकर बना है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी के आंतरिक परत का है। टेम्परेचर, दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत में टेम्परेचर, तापमान। केल्विन महोदय के अनुसार प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। जो केल्विन महोदय है उनके अनुसार प्रत्येक 32 मीटर की जो गहराई है उस पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अतः इस गणना के आधार पर पृथ्वी के अंतरतम का तापमान 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन इस उच्च तापमान पर पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिक गणना के आधार पर 100 किलोमीटर की गहराई तक 32 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ता है। अतः यहाँ का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई है, 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई है तक 1 सेल्सियस किलोमीटर तापमान बढ़ता है। इसलिए 200 किलोमीटर तक 3100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा।
200 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 2 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। जो 200 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 2 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अतः पृथ्वी केंद्र का कुल तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। जो पृथ्वी के केंद्र का कुल तापमान है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी के केंद्र का तापमान इतना संभव नहीं है। नोट, उपरोक्त गणना से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी भी आती है। अब प्राकृतिक स्रोत में तीसरा है दबाव, प्रेशर। वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। जो वायुमंडल की समस्त परतों के द्वारा जो लगने वाला भार होता है वो वायु दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जो समुद्र तल है उस पर जो वायु दाब होता है वह सर्वाधिक होता है, जो लगभग 1013.27 मिली बार होता है। इसी प्रकार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित चट्टानों का जो भार है निचली परतों पर पड़ता है। इसी प्रकार जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित चट्टानों का जो भार है निचली परतों पर पड़ता है। उच्च दबाव के कारण पृथ्वी का अंतरतम उच्च तापमान पर भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऊपरी परतों द्वारा पृथ्वी के अंतरतम पर 20 लाख मिलीबार तक दबाव कार्य करता है। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें पहला उल्कापात। पृथ्वी के जैसे पदार्थों से निर्मित होंगे। जब वे उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराए जाते हैं तो उन्हें उल्कापात कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च घर्षण द्वारा इनकी बाहरी सतह जलकर नष्ट हो जाती है। जो पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च घर्षण के द्वारा जो उल्कापिंड है, जो इनकी बाहरी सतह है वो जलकर नष्ट हो जाती है। केवल जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। अतः उल्कापात केंद्रीय भाग जिन पदार्थों से निर्मित होगा वही पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में पाए जाते होंगे, ऐसा माना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से पदार्थ ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं। जो ज्वालामुखी क्रिया है उसके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से पदार्थ है ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किन पदार्थों से मिलकर बना है। लेकिन पृथ्वी पर अभी तक ज्वालामुखी उद्गार अधिकतम 750 किलोमीटर से ही प्राप्त हुआ है, जबकि पृथ्वी का केंद्र 6371 किलोमीटर है। अतः ज्वालामुखी से प्राप्त जानकारी अधूरी, अपर्याप्त है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी प्राप्त की जाती है। उत्पत्ति के आधार पर जो भूकंपीय तरंगे होती है वो दो प्रकार की होती है। जो उत्पत्ति है उसके आधार पर जो भूकंपीय तरंगे है दो प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंतरतम में रेडियो धर्मी क्रियाओं से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का जो रूपांतरण होती है वो भूकंपीय तरंगे कहलाती है। पृथ्वी के अंतरतम में जो रेडियो धर्मी क्रियाओं से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंप मूल, पृथ्वी के अंतरतम में स्थित वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के अंतरतम में स्थित वह बिंदु जहां से जो भूकंपीय तरंगों की जो उत्पत्ति होती है उसे भूकंपीय मूल कहलाता है। भूकंप मूल से दो प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है।
जो भूकंप मूल है उससे दो प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को कायिक तरंगे या प्रत्यक्ष तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों को कायिक तरंगे या प्रत्यक्ष तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों की खोज ओल्डहम द्वारा की गई है। जो ये कायिक तरंगे, प्रत्यक्ष तरंगे, इन तरंगों की खोज इन तरंगों की खोज ओल्डहम द्वारा की गई है। पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। पी तरंगे भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली सबसे पहली प्रत्यक्ष तरंगे है। जो पी तरंगे भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली सबसे पहली प्रत्यक्ष तरंगे है। ये तरंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। जो तरंगे है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों में कणों का दोलन तरंग की दिशा की ओर होता है। जो इन तरंगों में कणों का जो दोलन है वो तरंग की दिशा की ओर होता है। पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। जो पी तरंगे उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। पी तरंगों की जो गति है 8 से 9 किलोमीटर सेकंड होती है। 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो पी तरंग है उनकी जो उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। पी तरंगों की जो गति होती है 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। जो पी तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है, अर्थात माध्यम की सघनता बढ़ने पर इनकी गति तेज हो जाती है। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। जो पी तरंगे होती है जिनकी गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो पी तरंगे होती है ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है और जिनकी सघनता बढ़ने पर तेज गति हो जाती है, और ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। एस तरंगे पी तरंगों के ठीक बाद उत्पन्न होती है। जो एस तरंगे है वो पी तरंगों के ठीक बाद उत्पन्न होती है, इसलिए इसे द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। जो एस तरंगे इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो पी तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, जबकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, क्योंकि एस तरंगों के कणों का दोलन तरंग की दिशा में लंबवत होता है। जो एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है क्योंकि जो एस तरंग है इसके कणों का जो दोलन हो तरंग की दिशा में लंबवत होता है। एस तरंग प्रकाश के तरंगों की भांति व्यवहार करती है। जो एस तरंग है प्रकाश की भांति व्यवहार करती है। एस तरंगे ठोस माध्यम में संचरित होती है, जबकि द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती है। जो एस तरंगे है ठोस माध्यम में संचरित होती है, जबकि द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती है। एस तरंगों की जो गति है 5 से 6 किलोमीटर होती है। जो एस तरंगे जो उनकी गति है 5 से 6 किलोमीटर होती है। पी तथा एस तरंगों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना पी तथा एस तरंगों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना पी तथा एस तरंगे माध्यम के घनत्व से बदलने पर प्रभावित होती है। जो पी तथा एस तरंगे माध्यम के घनत्व से बदलने पर प्रभावित होती है। यदि यह विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इनकी गति में तथा परिवर्तन आता है। गति एवं दिशा परिवर्तन से ही हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। जो गति एवं दिशा परिवर्तन से ही हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। अतः एस तरंग जहाँ विलुप्त हो जाती है, तो एस तरंग है जहाँ विलुप्त हो जाती है, इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी का अंतरतम द्रव होगा या गैसी होगा। जो पृथ्वी का अंदर का भाग है वो द्रव होगा या गैसी होगा। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वह बिंदु जहां जो भूकंपीय तरंगे होती है वो सबसे पहले पहुंचती है, अर्थात भूकंप मूल तथा पृथ्वी की सतह
के मध्य लंबवत न्यूनतम दूरी अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से एल तरंगों की उत्पत्ति होती है। जो अधिकेंद्र है उससे एल तरंगों की उत्पत्ति होती है। एल तरंगों की जो उत्पत्ति है पी तथा एस तरंगों के टकराने से होती है। जो एल तरंगों की जो उत्पत्ति है पी तथा एस तरंगों के टकराने से होती है, इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष तरंगे कहते हैं। जो एल तरंगे उनकी उत्पत्ति पी तथा एस तरंगों के टकराने से होती है, इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष तरंगे कहते हैं। एल तरंगे केवल धरातल पर पाई जाती है। जो एल तरंगे केवल धरातल पर पाई जाती है, इसलिए इनको धरातलीय तरंगे या सतही तरंगे भी कहते हैं। जो एल तरंगे केवल धरातल पर पाई जाती है, इसलिए इनको धरातलीय तरंगे या सतही तरंगे भी कहते हैं। एल तरंगों की गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एल तरंग धरातल पर टेढ़ी मेढ़ी जिग-जैग चलती है। जो एल तरंग होती है धरातल पर टेढ़ी मेढ़ी जिग-जैग चलती है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। जो एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। जो पी तरंगे उनका संचरण होता है उसका जो अनुदैर्ध्य होता है, जो एस तरंगे वह अनुप्रस्थ होती है, और जो एल तरंगे वो विनाशकारी तरंगे होती है। ये प्रगाती तरंगे होती है, दबाव मूलक होती है। पी तरंगे दबाव मूलक होती है, एस तरंगे प्रगाती तरंगे होती है, जबकि एल तरंगे विनाशकारी तरंगे होती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर एल तरंगे पहुंचती है और यह क्या करती है, विनाश करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रासायनिक संगठन के आधार पर यह संरचना एडवर्ड शेस के द्वारा दी गई। इसके अनुसार ऊपरी परतदार चट्टानों को छोड़कर पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में विभाजित है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक संगठन के आधार पर यह संरचना एडवर्ड शेस द्वारा दी गई है। इसके अनुसार ऊपरी परतदार चट्टानों को छोड़कर पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में विभाजित है। जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वह क्रस्ट है, दूसरी है मेंटल, तीसरी है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में बांटा है। जो क्रस्ट है जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। जो क्रस्ट परत है सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। जो मेंटल है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी होती है। और जो कोर है या क्रोड है जो निकल और फेरम लोहा से बनी होती है। जो पृथ्वी की पहली परत है क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जो इसकी औसत मोटाई है लगभग 45 किलोमीटर मानी जाती है। लगभग 45 किलोमीटर तक मानी जाती है। जो क्रस्ट या भूपर्पटी है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी बाहरी परत है, इसकी जो औसत मोटाई है लगभग 45 किलोमीटर तक मानी जाती है। कॉनराड असंबद्धता इसे 2 भागों में विभाजित करती है। जो कॉनराड असंबद्धता है इसे 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपरी क्रस्ट या महाद्वीपीय क्रस्ट जो ग्रेनाइट तथा एंडेसाइट नामक खनिजों से बनी होती है, और निचली क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट जो बेसाल्ट जैसे खनिजों से बनी होती है। दूसरी है मेंटल प्रवार। मेंटल का विस्तार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 45 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। यह भाग पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग बनाता है। 700 किलोमीटर गहराई पर रेपिटी असमानता है, इसे 2 भागों में विभाजित करती है। जो रेपिटी असमानता है इसे 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपरी मेंटल, जो ऊपरी मेंटल है वह 45 से लेकर 700 किलोमीटर ऊपरी मेंटल का ऊपरी
55 किलोमीटर का भाग क्रस्ट के साथ चिपका होता है तथा 45 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर का ठोस कठोर एवं दृढ़ चट्टानों से निर्मित जो भाग है वह स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। जो ऊपरी मेंटल का 100 किलोमीटर का भाग है क्रस्ट और मेंटल को मिलाकर, जो ठोस कठोर दृढ़ चट्टानों से निर्मित भाग है वह स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये प्लास्टिक इस भाग में दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। 400 से 700 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण, जो 400 से 700 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण मेरिडोटाइट खनिज प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मैग्मा की जो प्राप्ति इसी भाग से होती है, इसलिए इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। जो 400 से 700 किलोमीटर की गहराई है, इसमें जो रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति के कारण मेरिडोटाइट खनिज प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो सर्वाधिक मैग्मा की प्राप्ति होती है इसी भाग से होती है, इसलिए इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। निचला मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर तक का जो भाग निचला मेंटल कहलाता है। इस भाग में ग्रेबो तथा ऑलिविन जैसे खनिज उच्च ताप के कारण तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जो निचला मेंटल है 700 से 2900 किलोमीटर तक का भाग है निचला मेंटल कहलाता है। इस भाग में गेब्रो तथा ऑलिविन जैसे खनिज उच्च ताप के कारण तरल अवस्था में पाया जाता है। गुटेनबर्ग या विचाट असमता निचले मेंटल को ऊपरी क्रोड से अलग करती है। जो गुटेनबर्ग या विचाट असमता है निचले मेंटल को ऊपरी क्रोड से अलग करती है। क्रोड या कोर 2900 से 6371 किलोमीटर तक क्रोड है। 5150 किलोमीटर की गहराई पर लेहमैन असमता है, इसे दो भागों में विभाजित करती है। बाहरी क्रोड जो उच्च ताप निकलकर तथा फेरस तत्व तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जो अंतरतम क्रोड है अंतरतम से उच्च ताप होने के बावजूद उच्च दाब के कारण निकल तथा फेरम ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अतः उच्च दाब के कारण पृथ्वी का उच्चतम ठोस अवस्था में पाया जाता है। घनत्व जो क्रस्ट है मेंटल और क्रोड है। जो क्रस्ट है महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, जिनमें घनत्व पाया जाता है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसमें 2.5 से लेकर 2.8 ग्राम तक घनत्व पाया जाता है। जो महासागरीय क्रस्ट है इसमें 2.8 से 3 तक ग्राम तक घनत्व पाया जाता है। मेंटल में ऊपरी जो मेंटल है इसमें 4.5 ग्राम तक घनत्व पाया जाता है। जो निचला मेंटल है उसमें 7 ग्राम तक घनत्व पाया जाता है। जो क्रोड है बाहरी क्रोड है उसमें 8 से लेकर 11 ग्राम तक सेंटीमीटर तक घनत्व पाया जाता है। और जो अंतरतम क्रोड है आंतरिक क्रोड है इसमें 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर तक घनत्व पाया जाता है। मेंटल या प्रवाह का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है, जो कि पृथ्वी का औसत घनत्व के लगभग बराबर है।